हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के जो नाम है ध्यान रखिएगा: कौशल, काशी, मगध, अंग, वजी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक या अस्मक तथा गंधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के जो नाम है अंग, बंग, मलय, अच, वच यानी वत्स, मगह यानी मगध, मालव, कोच, लाड, मोली यानी मौल, कौशल, काशी, पाड्य, समुत्तर, अवध एवं वजी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण में इन 6 महानगरों के जो नाम प्राप्त होते हैं यह है चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशांबी तथा श्रावस्ती। दीघनिकाय के अनुसार अगर बात करें तो चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इसको ध्यान रखिएगा। सूत निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। महाजनपद, आधुनिक स्थल और उसकी राजधानी। तो महाजनपद और राजधानी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कुरु की राजधानी कहां थी? तो सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। और आधुनिक स्थल मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र तथा कांपिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वश की राजधानी कौशांबी। कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनगर और पावा। काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज अथवा राजगृह। वजी की राजधानी जो थी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। चेदी की राजधानी जो आधुनिक स्थल है बुंदेलखंड है, तो चेदी की जो राजधानी थी सुतिथवती थी। मत्स्य का विराटनगर। अस्मक का पोतन या पोटिल। अवंती का उज्जैनी तथा महिष्मती। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। देखिए, वैशाली जो है बौद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जो है जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हार्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिल वस्तु के शाक, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, पावा और कुशीनारा के जो है मल, ठीक है, पिपली वन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला है, तो याद रखिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था और इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा और दूसरे की राजधानी कुशीनारा थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुतिथवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वश
जो महाजनपद था स्थित था। और विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशांबी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का जो शासक था उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पंचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बंदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बना था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पंचाल जनपद की सीमाएं हिमालय के तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पंचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग इसमें सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। देखिए, सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, यानी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र थे, इसमें बसा हुआ था। इन महाजनपद के दो भाग थे। ठीक है, इस महाजनपद के कितने भाग थे? दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। ध्यान रखिएगा। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध थे मैत्रीपूर्ण थे, अच्छे थे। प्रद्योत को पांडु रोग से जो प्रद्योत हैं इनको पांडु रोग हो गया था। ये पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर क्या किए कि बिंबिसार ने प्रद्योत के लिए एक राजवैद्य भेजे थे उपचार के लिए, जिसका नाम था जीवक। तो ध्यान रखिएगा, प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्यान के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गंधार और कंबोज। गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर क्या था? पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्त शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वश और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये महाजनपद है काशी, कौशल, वश, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन तथा चेदी। देखिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिल वस्तु के साथ, सुमसुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्को यानी जो क्वाइंस होता है इसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत के प्राचीन सिक्कों को आह सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आह सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वजी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वजी संघ में 8 न्यायालय थे।
मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। इसका समय 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हार्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष के आयु में जो है मगध नरेश बन गया था। सर्वप्रथम इसने जो है प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना इसके साथ विवाह कर मगध के उत्तरी सीमा को जो है सुरक्षित कर लिया। दूसरा प्रमुख जो वैवाहिक संबंध था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। ठीक है, इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम जो है प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुमन नामक जो उद्यान बुद्ध एवं संघ के लिए जो है प्रदान कर दिया। और दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां के संपूर्ण आमदनी जो है दान में दे दिया। जो बिंबिसार है, बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा जो है बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक या अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। ठीक है, लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के जो प्रारंभिक वर्ष थे इसमें मगध और कौशल राज के बीच संघर्ष जो है शुरू हो गया। किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपने पुत्री इनके पुत्री प्रसेनजीत के जो पुत्री थी इनका नाम था वाजिरा। इनका विवाह अजातशत्रु से कर दिया गया और पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदय ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को जो है एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई और इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वंश के ऊपर जो है अधिकार हो गया क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर जो अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को जो है व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को जो है काकवड़ कहा गया है, ध्यान रखिएगा। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर तथा महासंगिक में विभाजित हो गया। याद रखिएगा, इसी के समय में जो है बौद्ध जो है दो संप्रदायों में स्थविर तथा महासंगिक में विभाजित हो गया था। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है, यानी बाणभट्ट के द्वारा रचित जो है हर्षचरित, इससे ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की जो है हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन जो है 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, शिशुनाग वंश का अंत कर जो है नंद वंश की स्थापना की। जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था और विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम जो है भिन्न भिन्न दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पुराण में उसे जो है महापदम, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापदम नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन के शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो महापदम नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से यह उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अगर बात करें वह नापित यानी नाई पिता और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें 9 नंद कहा जाता है।
महाबोधि वंश के अनुसार इनके जो नाम है उग्रसेन, पंडुगति, भूताल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दस्सिदक, कैवर्त और घनानंद। तो ये जो नाम है महाबोधि वंश के अनुसार उग्रसेन, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, ठीक है, गोविशाणक, दस्सिदक, कैवर्त और घनानंद। तो नाम जो है एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के जो राजाओं का जो शासन काल था यहाँ पे पूरी विस्तृत तौर पे दिया गया है। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अगर बात करिए तो बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का जो शासन काल है, जैसे हार्यक वंश का जो समय है वो है 544 से 412 ईसा पूर्व। इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ठीक है, इनके शासन काल को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हार्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, और इसमें जो है इसका जो समय है शिशुनाग वंश का 412 से 344 ईसा पूर्व, और इसमें शिशुनाग काकवर्ण के 10 पुत्रों ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश जो है इसका समय है 344 से 321 ईसा पूर्व। इसमें महापद्म नंद यानी उग्रसेन और उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। देखिए महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पंचाल, काश्य, है, कुरु, मैथिल, सूरसेन और वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष, पंचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष और है ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष और मैथिल ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष और वितिहोत्र ने 20 वर्ष जो है शासन किया था। खारवेल के हाथी गुफा विलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना जो है प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे याद रखिएगा अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ जो है व्यक्ति बताया, बहुत धनी मनी व्यक्ति बताया है। तमिल और सिन्हली ग्रंथ हैं, तो याद रखिएगा तमिल और सिन्हली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की जो है सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था और घनानंद के द्वारा जो है जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जो है जनता इसके विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा और असंतोष का जो है इसके समय में जो है वातावरण फैल गया था। इसके समय में क्या हुआ कि यह जो था घनानंद, यह बलपूर्वक धन जो है वसूलता था, छोटी छोटी वस्तुओं पर भी यह भारी कर लगाने लगा था, जिसके कारण जनता जो थी इसके विरुद्ध हो गई, इससे मतलब कि घृणा करने लगी और इसके समय में चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण जो है व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से जो है घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया और व्याकरणचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। याद रखिएगा जो व्याकरणचार्य पाणिनि है ये किनके मित्र थे? महापद्म नंद के। ठीक है, देखिए वर्ष उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ और नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा अस्तुलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मातानुयायी होने की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल जो है आप देख सकते हैं। शिशुनाग 40 वर्ष, काकवर्ण 26, क्षेमधर्मन जो है 36, क्षेमजित अथवा छत्रोजस 24 वर्ष, बिंबिसार 28, अजातशत्रु 27, दर्शक 24, उदयन 33 वर्ष, नंदीवर्धन 40 और महानंदिन 40 और महापद्म तथा उसके 8 पुत्र 100। कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष इन्होंने जो है शासन काल या इनका जो है शासन था, इन्होंने शासन किया था। देखिए इस पर आधारित पहला जो प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो हैं वो कौन है? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं वो चांदी के थे। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर
ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। सेकंड नंबर प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? मैंने बोला था कि जो महाजनपद हैं, जो उनकी राजधानियां थी, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही जवाब है कौशल का संबंध अक्षत्र से दिया गया है। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अक्षत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है, देखिए प्रधोत का संबंध किससे है? तो सही जवाब है प्रधोत अवंती। इसके बाद उज्जैन का संबंध वत्स, प्रसेनजीत का संबंध जो है कौशल, और आपका अजात शत्रु का संबंध मगध। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? सही जवाब है अवंती के, तो सी ऑप्शन। चंड प्रधोत अवंती का शासक था। बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रधोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रधोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने जो है अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बताइए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? तो सही जवाब है कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जो है नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। 6 नंबर है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? सही जवाब क्या है? देखिए इसका सही जवाब है अवंतिका, यानी सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे जो है ABCD अंकित स्थल है एक मानचित्र में, यानी भारत के मानचित्र में जो है A, B और C, D जो है लोकेशन दिया गया। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए जो ए जो है, ए का जो एरिया है ये है मत्स्य, बी का एरिया जो है अवंती से संबंधित है, यह वत्स से और यह अंग से। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसके बारे में रिवीजन किया जाए तो मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद जो है ABCD में दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे और चंपा इसकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। बताइए प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका सही जवाब जो है डाउटफुल है। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना जो है अज्ञातवास यहां व्यतीत किया था और इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। आपको मालूम है पाटलिपुत्र के कौन संस्थापक थे? सही जवाब है उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, ए ऑप्शन।
वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदय ने की थी। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदय नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 11 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, पश्चिम में सोन नदी से जो है घिरा हुआ था। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो सही जवाब है, बताइए, उदयन। 13 नंबर प्रश्न है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही जवाब है उदयन। 14 नंबर है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वश नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। 15 नंबर है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? सही जवाब है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, बी ऑप्शन। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। वह हार्य कुल से संबंध रखता था। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए, इसका सही जवाब है मगध। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मगध जो है डी ऑप्शन में दिया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि और संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इसमें जो है इसने सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध जो अंततः सफल रहा। 17 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? तो सही जवाब है, देखिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। कपिल वस्तु के साक, सुमसुमार गिरी के भग और अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। योद्ध गणतंत्र का पहला उल्लेखनीय पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी योद्ध गणतंत्र पर समुद्रगुप्त के विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। 18 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही जवाब क्या है? आपको मालूम है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही जवाब है लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी। देखिए, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वजी संघ में जो है स्वर प्रमुख थे। लिच्छवी वजी संघ में स्वर प्रमुख थे। 19 नंबर प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो सही जवाब है वैशाली में, ए ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? सही जवाब है चेटक का संबंध लिच्छवी से दिया गया है, डी ऑप्शन। राजा चेटक लिच्छवी गणराज के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 21 नंबर है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो आपको मालूम है 2 ग्रंथों में, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, मल, चेदी, वश, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज और जैन धर्म के
जो जैन ग्रंथ है इसमें जो भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। 22 नंबर है 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है किसमें है, तो सही जवाब होगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो आपको मालूम है सही जवाब होगा अंगुत्तर निकाय। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है, इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, मगध, अश्मक और कंबोज। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म जो है तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था और इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, लगभग 4000 सूत्र है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार, सुरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची जो है मिलती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, बताइए। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है, बताइए। इसका सही जवाब है किसमें, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है और भगवती सूत्र किसका ग्रंथ है, आप कमेंट में बताइए। अच्छा 26 नंबर प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहां थी, तो सही जवाब है अहिच्छत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिण पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। 27 नंबर है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, सही जवाब है सुरसेन। और 28 नंबर है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। 29 नंबर प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो चेदी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोतितवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम था अशक, सी ऑप्शन। देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक या अश्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली भी कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है राजस्थान में, बी ऑप्शन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 32 है, मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो राजगिरी या गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हार्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदय ने अपनी राजधानी
राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र किसने, उदय ने किया। तो इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको मालूम है, राजगृह या ग्रीवराज। 34 नंबर है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको मालूम है, सही जवाब है ई ऑप्शन। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? सही जवाब है कौशांबी, डी ऑप्शन। देखिए, गिरिवराज या राजगिरी, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशांबी पर वत्स राज्य का शासन था। हर एक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। 36 नंबर है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? सही जवाब है अर्धचंद्राकार। देखिए, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत यानी वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ था कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है अर्धचंद्राकार था। याद रखिएगा, जो श्रावस्ती का नगर विन्यास था वो क्या था? अर्धचंद्राकार। 37 नंबर प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो मैंने कुछ सेकंड पहले ही बताया है, इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की। इसके बाद 38 नंबर है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम था, आपको मालूम है, यह हर एक वंश से संबंधित था। 39 नंबर है, राजकुमार। राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वह है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका हत्या किया था? अपने पिता का नाम था बिंबिसार। इसके बाद 40 नंबर है, किसने मगध साम्राज्य में वजी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में वजी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? सही जवाब है अजातशत्रु। वैशाली वजी संघ का प्रमुख गणराज था। यहाँ के शासक लिच्छवी मतलब थे और बिंबिसार के समय से ही मगध और वजी संघ में जो है मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय जो है संघर्ष में बदल गया। देखिए, निरावली सूत्र से ज्ञात होता है, जो निरावली सूत्र है इससे क्या ज्ञात होता है कि उस समय जो लिच्छवी थे लिच्छवी गण, इसका प्रधान जो था, लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों और 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया था। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम किया। पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वजी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा क्या हुआ? तो अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को जो है अपने लिच्छवियों को पराजित कर लिया और उनका भूभाग जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया। 41 नंबर क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? सही जवाब है शिशुनाग के शासन काल में। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। 42 नंबर प्रश्न, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है महापद्म नंद, ए ऑप्शन। याद रखिएगा, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो याद रखिएगा, जो पुराण है इसमें महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। 43 नंबर है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है महापद्म नंद। और इसके बाद 44 है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था?
वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हार्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजात शत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो करके किसके साथ? तो जो प्रसेनजीत की पुत्री थी वाजिरा, इनका विवाह अजात शत्रु से करके काशी के ऊपर जो है उसका अधिकार जो है क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को जो है अपनी राजधानी बनाई, या राजगिरी जो है गिरिव्रज, इसको जब अपनी राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी और उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। दिए गए विकल्प में जो ऑप्शन है, विकल्प है, इसमें स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है शिशुनाग को माना है, ध्यान रखिएगा। और 45 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो सही जवाब है मौर्य ने। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जो है जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कणव, गुप्त आदि ने शासन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरा 46। राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय प्रमाण है वो कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय प्रमाण है वह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है इसका हाथी गुफा अभिलेख है। तो याद रखिएगा, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था खारवेल था और इसके विषय में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वह हाथी गुफा अभिलेख। नंद वंशीय शासक महापदम नंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला जो है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। 47 है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही जवाब होगा हार्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। तो इसका कालक्रम जो है ध्यान रखना है। 48 है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से जो है संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? सही जवाब बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रधोत को जो है चिकित्सा सेवा के लिए पांडु रोग से जब वो ग्रसित हो गए थे तो इनके सेवा के लिए, चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। 49 है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और बी है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसका सही जवाब देखिए बी ऑप्शन है, दोनों ए और बी सही है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत और दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का जो है रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार और एक दूसरे के दर्शन का खंडन करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट, पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा था और पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 50, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह जो है कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम जो है संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। ठीक है,
और यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। इसके बाद 51 में आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो कुरु का जो संबंध है किससे है? कुरु का संबंध इंद्रप्रस्थ से है, तो ए का 4। इसके बाद जो पंचाल है इसका संबंध अहिच्छत्र से है। कौशल का बताइए, कौशल का साकेत से और वश का कौशांबी से। कौशल, साकेत, वश, कौशांबी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 52 में भी आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। मत्स्य का संबंध किससे है? तो मत्स्य की राजधानी, मत्स्य जो महाजनपद था इसका राजधानी विराटनगर, यानी ए का 3। इसके बाद कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोतम। यहां पर आप देख सकते हैं मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक की राजधानी पोतम। 53 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, सूरसेन का संबंध जो है कौशांबी से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कंबोज, कंबोज का राजधानी राजपुर या हाटक, अस्मक का पोतन या पोटीर, सूरसेन का मथुरा, कौशल का साकेत या श्रावस्ती। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? कौन सी एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के संदर्भ में जो है असत्य है? तो देखिए इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए वैसे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। देखिए प्राचीन काल, जो प्राचीन कालीन भारत है, प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की जो है संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण मतलब था। ठीक है, श्रेणियां देश के व्यापार, वाणिज्य और संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में यूनानी आक्रमण के संदर्भ में बात करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।